ये साल 2022 के लिए 10 सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड कौन से हैं जहां आप निवेश करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा, ये जानेंगे शो में आज। साथ ही आज है इंटरनेशनल डांस डे, बताएंगे पोर्टफोलियो की सेहत के साथ साथ कैसे आप अपनी सेहत का भी रख सकते हैं ख्याल। अलग अलग लक्ष्यों के लिए कैसे करें निवेश प्लानिंग, ये भी है शो का हिस्सा। हम बताएंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। इस सब के अलावा आपको बताएंगे कैसे बना सकते हैं आप एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। आपको एक व्हाट्सएप करना है 963567 पर। आप वीडियो बनाकर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो जब भी हम निवेश करते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, सबके अपने 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 गोल्स होते हैं, सबके अपने अपने रिस्क होते हैं। तो कैसे आप ये तय कर सकते हैं कि आपके रिस्क कैसे हैं, आपके गोल्स क्या हैं और वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इन सब मुद्दों पर लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रसाद लेनवे जी। प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी और काफ़ी लोग आपकी बात मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपको बुलाकर हमारे दर्शकों को भी ये बताया जाए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि किस थॉट प्रोसेस के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं और जो ब्रॉडर आइडिया इन्वेस्टमेंट का आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? श्योर। सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात है तो मैं थोड़ा मतलब सेक्टर वाइज थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज यंग हूँ और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों में फिलहाल फोकस करना चाहिए जो थिंग्स आने वाले टाइम में बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकती है। और दूसरा सवाल क्या था, सॉरी आपका? इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना, उसके लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं? जो एडवाइस है वो आप केस टू केस बेसिस पे देते हैं या आप जनरल एडवाइस इस समय लोगों को देते हैं? फिलहाल हम जनरल एडवाइस भी देते हैं, लेकिन केस टू केस पर मतलब हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज थिंग, इट इज अ कस्टमाइज थिंग। और इसी के लिए हमारे हिसाब से वो कस्टमाइज ही रहे और उस हिसाब से हम एडवाइस करें लोगों को तो वो बेटर रहेगा। सो दैट इज व्हाट वी डू। सो वी ट्राई टू टेल पीपल लाइक कि आपकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके क्या कुछ आपके लिए सही रहेगा। सो फॉर अस इट्स कम्प्लीटली कस्टमाइज थिंग एंड उसी हिसाब से हम भी लोगों को बताते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो अलग अलग थीम्स आई है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार देर आर लाइक मोर देन 2000 फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये इसीलिए है क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। करेक्ट। प्रसाद, आप यंग हैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी यंग हैं क्योंकि इंडिया ही अपने आप में यंग है, तो यंग लोगों के लिए है। तो उस समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे आपको ये तय करना चाहिए कि कितना एसआईपी करना है, कैसे ये तय करना चाहिए कि कौन से तरह के सेक्टर में आपको जाना चाहिए, किन बेसिक बातों का ध्यान किसी भी एक यंग इन्वेस्टर को रखना चाहिए इस समय? ठीक है, दो चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। एक तो ये कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और दूसरा ये कि मतलब कैसे ओवरऑल आप फंड को जो रूल फॉलो करते हो उसे मैं 5 स्क्वायर रूल कहता हूँ। ये रूल कुछ इस तरह है कि हर महीने की 5 तारीख को आपके जितने भी सैलरी है, जितना भी इनकम है, उसका 5% अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे ही 5 तारीख इसलिए क्योंकि लगभग 5 तारीख तक आपकी सैलरी हो ही जाती है। और 5% इसलिए, 10% इसलिए नहीं, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको किसी भी चीज का डिसिप्लिन लगाना है तो मेरे हिसाब से छोटी अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए, रादर देन कि आप 10%, 20% और 30% की बातें करो। ऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल आप 5% को बाद में 6%, 7% कर लीजिए, लेकिन फॉर द फर्स्ट ईयर आई थिंक 5% इज इनफ। तो उस हिसाब से मतलब ये बेसिक रूल मुझे लगता है कि सभी को शुरुआती टाइम में यूज करना चाहिए। दैट इज 5 स्क्वायर रूल। अब बात आती है कि किस फंड में इन्वेस्ट करें और ये कैसे पता करें, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स चीज है और आपको सिंपल अगर बता दूं तो देयर आर टू वेज। एक तो आपको मछली दे दो या फिर मछली पकड़ना सिखाओ। तो अगर आपको मछली पकड़नी है तो म्यूचुअल फंड में बाकी चीजें तो आपने सुनी होगी कि एक्सपेंस रेशियो देखना है, पास्ट रिटर्न्स देखने हैं, मतलब काफी सारी नॉर्मल चीजें। बट मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर जो है उस पर्टिकुलर फंड का, उसने अभी तक किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि बस 5 साल का रिटर्न देखते हैं और उसके बेसिस पर फंड को खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि पिछले 5 साल में शायद 3 बार फंड मैनेजर चेंज हुए हो, तो आपको ये पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि अच्छे रिटर्न किस फंड मैनेजर ने दिए हैं। तो अगर आपको वेट करना है तो आपको ऐसे कुछ फंड मैनेजर ढूंढने होंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और फिर जितने भी म्यूचुअल फंड उन्होंने चेंज किए हैं या जितने भी स्कीम्स वो मैनेज कर रहे हैं उन सब का डेटा आप निकालिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कई सारी वेबसाइट्स है आज जो आपको इजीली डेटा प्रोवाइड करेगी।
तो आई थिंक योर फोकस शुड बी ऑन द फंड मैनेजर, जो आपको बेहतर रिटर्न दे सके, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द वन जो आपके बिहाफ पर शेयर्स खरीद रहा है और आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाकर दे रहा है। करेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। यहाँ बजाय फंड मैनेजर को देखिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, आपका पैसा जिस फंड में जा रहा है उसको मैनेज वो फंड मैनेजर ही कर रहा है, जाहिर तौर पर उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो देखें साल 2022 के लिए अगर हम लिस्ट निकालें कि कौन से जो है वो टॉप 10 म्यूचुअल फंड होंगे, तो वो कौन से होंगे आपके हिसाब से? और आपको लगता है कि जिन फंड्स का परफॉर्मेंस पहले अच्छा रहा है उन्हीं पर बेट करना एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी, या कुछ और? सबसे बेटर स्ट्रेटेजी यही होगी कि उन मतलब जिन फंड्स ने बेटर रिटर्न दिए उन पर बेट करने की बजाय जिन फंड मैनेजर्स ने बेटर रिटर्न दिए हैं, आई थिंक उन पर बेट करना काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। सो देर आर फंड 8 to 10 फंड मैनेजर्स जो अलग अलग फंड्स को मैनेज करते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूँ, अगर आप मतलब धीरे धीरे मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर हम लार्ज कैप से शुरुआत करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड कुड बी अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा मिराई एसेट देवलकर हैंडल करते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बिकॉज एक्सिस के और भी 2-3 फंड्स वो हैंडल करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स है फंड मैनेजर के लिस्ट में। उसके अलावा लार्ज कैप में मिराई का भी लार्ज कैप फंड काफी अच्छा है, वहां पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। मिड कैप में बात करें तो मिराई का इमर्जिंग ब्लू चिप मुझे काफी अच्छा लगता है, नीलेश सुराना से हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल जहाँ जो भी बातें आएगी अल्टीमेटली फंड मैनेजर पे मेरा ध्यान रहता है, तो उसी के साथ मैं लिंक करता हूँ। इसके बाद स्मॉल कैप में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप इज गुड एंड एक्सिस स्मॉल कैप इज गुड। तो ये हो गया मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। मिड कैप में आप आईसीआईसीआई का मिड कैप भी देख सकते हैं ओवरऑल। तो ये हो गया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। इसके अलावा कुछ थीम्स पर भी आप फोकस कर सकते हैं, और मुझे हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आप यंग हैं मेरे जैसे, तो आपको फोकस करना चाहिए कुछ थीम्स पर। तो मेरे हिसाब से 2 थीम्स पर मैं काफी बुलिश हूँ खुद। उसमें से एक है टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि 2020 में जब ये कोविड का आउटसोर्सिंग कंपनीज है, आपको थोड़ी एक आइडिया दे देता हूँ कि इंडिया का जो आउटसोर्सिंग मार्केट है आईटी आउटसोर्सिंग का, तो पूरी दुनिया में जितने भी आईटी की चीजें आउटसोर्स की जाती हैं उसमें से 55% चीजें इंडिया की कंपनीज को मिलती है। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, इनको। अब इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर क्रिएट होती है और काफी ग्रोथ भी उनकी कंसिस्टेंटली चली रही है। और उसमें कई सारी नई कंपनीज भी जंप इन की है, जैसे कि माइंडट्री हो गया, एल एंड टी इन्फोटेक हो गया और हैप्पीएस्ट। तो और 2020 में जब कोविड आया था तो भी इन कंपनीज को लगा कि अभी प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट, लेकिन उल्टा हुआ ये कि बहुत ज्यादा मतलब कोविड ने मजबूर किया लोगों को और कंपनीज को कि आप ऑफलाइन से भी आपको ऑनलाइन में आना पड़ेगा, और इसी वजह से इन कंपनीज को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले और वो उसी वजह से मतलब आईटी पिछले कुछ टाइम से भी बूम में ही है, और मेरे हिसाब से अगले 5 to 10 ईयर्स टाइम के लिए ये बूम पे ही रहेगा। और सेकंड चीज ये है कि इंडिया में अब तक तो सिर्फ आईटी में आउटसोर्स है, जैसे कि जोहो है, उसका तो खैर लिस्टेड नहीं है, और फ्रेश वर्क्स है जो यूएस में लिस्टेड है। इस तरह की आईटी कंपनीज आ रही है जो सैस कंपनीज है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और प्रोडक्ट लेकर आ रही है। तो आई एम प्रेटी बुलिश ऑन दैट। तो अगर आप टेक्नोलॉजी पर फोकस करें तो 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी पर काफी अच्छे से बेट कर रही है। उसमें से एक है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड और दूसरी है टाटा डिजिटल फंड। मोर और लेस उनकी होल्डिंग देखोगे तो, बट मेरे हिसाब से काफी अच्छा उनका एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद अगर आप कोई ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम की तरफ देख रहे हो जिसमें आपको चाहिए कि लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप और जो भी अपॉर्चुनिटीज हो, इंटरनेशनल भी हो, तो आई थिंक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज अ वेरी गुड फंड, जहां पर यूएस स्टॉक्स का भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, और इंडियन कंपनीज में भी अलग अलग मार्केट कैप्स में काफी अच्छा एक्सपोजर वहां पर दिया गया है। तो ये कुछ ओवरऑल स्कीम्स है जो मेरे हिसाब से लगभग सारी कुछ चीजें। तो बिल्कुल आपने जैसा बताया, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हर तरह के फंड मौजूद हैं। और आपका तरीका तो वही है कि फंड से पहले फंड मैनेजर को देखो, उसका परफॉर्मेंस देखो, और थीम्स अच्छी बताई आपने आईटी, और जो थीम पिछले कुछ समय से चल रही हैं उस पर फोकस करना जो है वो एक यंग इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक बड़ा फैक्टर आता है रिस्क का। तो चूंकि मार्केट वॉलेटाइल है, आपको ये पता नहीं चलता कि बाजार कब नहीं चलेगा, कौन से फैक्टर का इंपैक्ट किस तरह पड़ेगा। तो आप जब अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप क्या एडवाइस करते हैं, किस तरह से आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए और उस रिस्क को कम करने की कोशिश कैसे करनी चाहिए? श्योर। तो अभी जहां तक रिस्क फैक्टर की बात है, तो पहले तो हमें अपना जो कुछ चल रहा है फिलहाल, हम जो कुछ चीजें फेस कर रहे हैं उसकी भी रिस्क समझनी पड़ेगी कि आपको अभी फिलहाल इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब आप मोटा मोटी निकालो, खुद ही कैलकुलेट करो, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन बाकी चीजों की ध्यान ना दो, तो इन्फ्लेशन आराम से चल रहा होगा 6.5-7% का। और ऐसे में अगर आप एफडी में पैसा डालते हैं कुछ, मतलब एफडी फिलहाल 5.5% दे रही है टैक्स डिडक्शन के बाद,
सेविंग अकाउंट पर आपको मिलता है 2 to 3%। तो अल्टीमेटली अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 7% से कम रिटर्न दे रहा है, तो यू आर लूजिंग मनी। अब आपको ये देखना है कि 7% ज्यादा कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए दो बेटर ऑप्शंस रहते हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली परफॉर्म किया है। एक है डायरेक्ट इक्विटी, दूसरा है म्यूचुअल फंड। तो आपकी कोशिश है 7% से ज्यादा, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर हम इसलिए मैंने डेट की ज्यादा बात नहीं की। डेट की बात करें तो गिल्ड फंड की तरफ आप जा सकते हो, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर रिस्क काफी हद तक कम होती है। तो ये मैं मिस कर गया था। तो रिस्क की जहां तक बात है, तो मेरे हिसाब से अगर आप यंग है तो थोड़ा बहुत आपको एक दो इंडेक्स फंड भी आप रख सकते हो जो आपके रिस्क कम करेंगे। सो नो मैटर हाउ बुलिश यू आर और कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपको सिर्फ एक या दो फंड पर मेरे हिसाब से बेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसे हो कैफ है, उसमें अगर बेयर रन आ गया तो उसमें बेयर रन में कई बार लोगों को नुकसान भी हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसीलिए फोकस ये कि आप थोड़ा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए जो आपके रिस्क कम कर देगा। और आपको थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना है तो एक दो इंडेक्स फंड आप डाल सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 एक बढ़िया एडिशन होगी मेरे हिसाब से। और निफ्टी का इंडेक्स फंड भी आप ले सकते हो जो आपके रिस्क को कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा। अगर आप थोड़े मिडिल एज के हो तो अगेन फिर भी आपको आई थिंक अगर आप 30+ हो तो आपको आई थिंक पोर्टफोलियो में रखनी ही रखनी चाहिए। यंग लोगों के लिए कंपल्शन नहीं है, लेकिन जो मिडिल एज है उनको रखना ही रखना चाहिए। और यही एक चीज है ओवरऑल की स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप और कुछ इंडेक्स फंड्स, इस तरह से आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो। अगर आप यंग हो तो ही थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप यंग नहीं है तो थीमेटिक आप प्लीज अवॉइड कीजिए। दैट वुड बी माय एडवाइस टू रिड्यूस द रिस्क और टू मैनेज द रिस्क। करेक्ट है। एक और चीज जो कई लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं और उनको लगता है कि शायद ऑप्शन होगा, वो है गोल्ड का। आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं जब आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा कितना होना चाहिए, कैसे आपको वो अप्रोच करना चाहिए? और गोल्ड का देखें तो गोल्ड में अगर पिछले 20-25 साल की बात करते हैं तो 10-11% के हिसाब से रिटर्न आए हैं। लेकिन इक्विटी और म्यूचुअल फंड के कंपेरेटिवली गोल्ड उतना कंसिस्टेंट नहीं है। और दूसरी बात मैं करूँ, अगर हम एज ए नेशन हम बोलते हैं कि यार हमारे जो बहुत ही एंसेस्टर्स थे उन्होंने देश के लिए सबसे बेहतर है और उससे बेहतर रिटर्न तो म्यूचुअल फंड ने दी है। तो बेहतर गोल्ड की बजाय म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। और इंडेक्स फंड भी इजीली बीट कर देते गोल्ड को, तो ज्यादा रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड्स कैन इजीली बीट द गोल्ड। करेक्ट। तो गोल्ड, जाहिर तौर पे आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है प्रसाद, कि बहुत लोगों को ये होता है कि जो चीज़ फिजिकली दिख रही है उसमें इन्वेस्ट करना, अपनी मेहनत की कमाई डालना आपको बेहतर लगता है। म्यूचुअल फंड्स हों या शेयर्स हों, आप कुछ वो फिजिकली आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सी झिझक ज़रूर होती है। महंगाई की आपने बात कही थी प्रसाद, यहाँ पर उस टॉपिक में वापस जाना चाहूँगा। जब आप इस एनवायरनमेंट में हैं, जैसे आज का एनवायरनमेंट है जब महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली महंगाई बढ़ रही है, क्रूड की वजह से बढ़ रही है और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना कितना जरूरी है और क्या? बैलेंसिंग में आपको तो पहले डेट पोर्टफोलियो आपका चेंज करना पड़ेगा। कई सारे लोगों ने अगर आप पिछले 3-4 साल पहले की बात करें तो गिल्ड फंड हो या फिर नॉर्मल कोई बॉन्ड्स हो, बॉन्ड रिलेटेड फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया था डेट फंड ने। तो आई थिंक वहां पे आपको थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया है और बॉन्ड्स का हम देख रहे हैं तो पिछले कुछ टाइम में रिटर्न्स काफी कुछ कम हुए हैं। पिछले 1-2 साल में आप देखोगे 5 to 6 डेट फंड्स फिलहाल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे आपको थोड़ी मेंटेलिटी बदलनी ही पड़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर आप नहीं बदलोगे मेंटेलिटी तो आप लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पैसा बनाने की बजाय पैसा लूज करोगे। इन्फ्लेशन विल ईट आउट योर मनी, दैट्स फॉर श्योर। तो आई थिंक सबसे पहले एडवाइस रहेगी उन लोगों के लिए जिनके पास डेट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है। तो जनरली मेरे हिसाब से अगर आप यंग हो तो 80-20 का पोर्शन रखिए आप, यानी 80% इक्विटी, 15% डेट और 5% करनी है। आप बाकी कुछ भी ट्राई करना तो 5% में आप ट्रायल एंड एरर करके कर लीजिए। 15% डेट रखिए, लेकिन यंग हो तो डेट ज्यादा मत रखिए क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से आई थिंक वहां पर सबसे ज्यादा चेंज मेरे हिसाब से लाना चाहिए। सो दैट वुड बी द करेक्शन और चेंज आपको करना चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से। करेक्ट, रीबैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको अपनी एज को देखते हुए जाहिर तौर पर इक्विटी में, डेट में और अदर्स, जैसा बताया प्रसाद ने, गोल्ड, इसका एक बड़ा फैक्टर ये हमेशा रहता है कि आपकी एज कितनी है, आप कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इक्विटीज़ में अपना पोर्शन ज़्यादा रखिए। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, मिडिल एज हैं, तो आप डेट में ज़्यादा पैसा रखिए, बिकॉज फिर रिस्क लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग जो अपॉर्चुनिटी आई है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है कि अब वो फॉरेन जो है, कितना अट्रैक्टिव लगता है आपको वो? अभी आजकल उसी की चर्चा हो रही है। यूएस स्टॉक्स, कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, काफी अच्छे से प्रमोशन भी चल रहा है उन चीजों का। पर आपको बता दूं कि मतलब इंडिया के लोग ना, मतलब जो चीज हमारे पास होती है, एक साइकोलॉजी, जो चीज हमारे पास होती है हमें मिल जाती है,
हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी हमें बहुत वैल्यू होती है। तो यही चीज़ इंडियंस के लिए भी है कि हमारे पास इंडियन पूरा मार्केट है, लेकिन हमें उसकी ऊपर जो हमारे पास है, यूएस वाला हमारे पास नहीं है, अभी-अभी उसमें एंट्री मिलना शुरू हो गया है, तो कई सारे लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों जगह के रिटर्न्स देखें, यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट इज़ आउट परफॉर्म लाइक एनीथिंग। तो इंडियन मार्केट, और आप देखोगे कि जितने भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाले वेंचर कैपिटल्स हो, एफआईआईज हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ज्यादातर पैसा बाहर से काफी सारा पैसा आ रहा है, बिकॉज वो समझते हैं कि इंडिया इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहां पर एंडलेस, यहाँ पर आपको टैप करना है तो आप यहाँ पे भी फोकस करो सिर्फ, यू विल गेट फार फार बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर हम यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। इंडिया अकेली, मतलब एक दो कंट्रीज में से एक है, ब्राजील है, इंडिया है, जो बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी तेजी से बनकर आ रही है। और मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल एक गोल्डन पीरियड है, जो आपको 20 साल के लिए बहुत बेहतर रिटर्न कमा कर देगा, अगर आप सिर्फ इंडिया से स्टिक रहते हो तो। थोड़ा बहुत एक्सपोजर चाहो तो आप रख सकते हो, और मैंने एक फंड का नाम भी लिया था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसका यूएस में एक्सपोजर है। तो आई थिंक दैट इज सफिशियंट। स्पेशली करने जाओगे तो एक चीज तो पक्की है कि अगले 10 साल में इंडियन मार्केट को बीट करने वाला हार्डली आपको कोई मार्केट मिलेगा। सो अगर बेहतर है कि हम जो चीज हमारे पास है उसे वैल्यू दें, और इंडियन मार्केट को और बेहतरीन तरीके से समझे। यही कुछ मैंने देखा है पिछले कुछ टाइम में, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इंडिया में काफी कुछ चीजें होने वाली है अगले 10 साल में। करेक्ट, ठीक बोल रहे हैं आप। हमारे पास अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बाहर क्यों देखें। ऐसा जैसा कहा जाता है कि अगर घर में खाना अच्छा बन रहा है तो रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत क्या है। हमारे घर में ही अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इंडियन मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको दूसरे मार्केट्स की तरफ देखने की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछना, चौथी पाँचवीं सैलरी उसके अकाउंट में आई है, आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे लोग जो हैं वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि नया नया पैसा कमाना शुरू किया है, तो अपनी ख्वाहिशें बहुत होती हैं कि अरे ये ले लिया जाए, नए कपड़े ले लिए जाए, कुछ। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फिलहाल अगर यंग जनरेशन है तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये क्रेडिट बेस्ड जनरेशन है। जैसे आप जेन जी कह सकते हैं, मिलेनियल्स कह सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ये बिलीव करते हैं कि बहुत ज्यादा दिखावे पे, कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा आ गया, फोर व्हीलर होना चाहिए। तो कंडीशन फिलहाल इस जनरेशन जी की ये है कि इनकी सैलरी क्रेडिट कार्ड्स, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि क्रेडिट बूम इंडिया में चल रहा है, और पर्टिकुलरली ये जो यंग जनरेशन है, इसी यही लोग इसमें जा रहे हैं। तो जितने भी लोगों से मेरी ये बात होती है उसमें, तो उनमें एक तो मुझे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उतना सीरियसनेस नहीं दिखता है। मतलब सब ऐसे नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है। मतलब बाकी लोगों से, जनरेशन वाई या जनरेशन एक्स की हम बात करें तो उनके कंपेरेटिवली जनरेशन जी में, आपको बता दो जनरेशन जी मतलब वो है कि जो जिनका मतलब 1980 के बाद वाले, और एक्स मतलब 1990 के बाद वाले हैं। ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए। तो एक्स और वाई तो फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर, जी तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इसका कुछ सोल्यूशन रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट यही चीजें चल रही है, और जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ वो भी मुझे यही बता रहे हैं कि हमारा मेन फोकस तो इन्हीं चीजों पर है कि कितनी चीजें हम ज्यादा खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अगर आप उन्हें बताएं कि आप 500 रुपये तुरंत तुरंत बनना चाहिए, और दूसरी चीज उनको लगती है कि बेहतर चीजें उन्हीं पैसों से हम क्रेडिट कार्ड लेके काफी कुछ चीजें खरीद भी सकते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे भी कई सारे लोग मुझे मिले हैं जो यंग हैं और जो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं वो ये है कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर करना है, इसमें बड़ी स्ट्रगल होती है। और होपफुली आपका ये जो शो है ये काफी हद तक, मतलब शायद अप टू पीपल, तो उनको आइडिया आ जाती है, एटलीस्ट वो बाद में अपना एनालिसिस कर लेते हैं कि स्कीम के नाम देख लिए, चलो अपना एनालिसिस, तो उन्हें मोटा मोटी आइडिया आ जाती है कि कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो फिर बाद में वो धीरे धीरे